आज हम लोग उत्परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्परिवर्तन वो प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में हुए स्थायी परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अर्थात वंशानुगत पदार्थ में अकस्मात उत्पन्न वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन के अंतर्गत वंशानुगत पदार्थ में परिवर्तन तथा जिस प्रक्रिया से वो परिवर्तन उत्पन्न हुआ है, दोनों ही सम्मिलित होते हैं। उत्परिवर्तन के कारण जो जीव है जो नए लक्षण दर्शाता है उसे म्यूटेंट कहते हैं। उत्परिवर्तन के कारण जीव के जीनोटाइप में परिवर्तन आता है। जीनोटाइप परिवर्तन के अंतर्गत क्रोमोसोम संख्या में परिवर्तन आ सकता है, जैसे कि यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में। क्रोमोसोम संरचना में परिवर्तन आ सकता है, जैसे क्रोमोसोमल एब्रेशन में। जीन में परिवर्तन आ सकता है, पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है। उत्परिवर्तन ही जेनेटिक विभिन्नताओं का स्रोत है, जिससे नए लक्षणों का विकास होता है और एवोल्यूशन संभव होता है। बिना उत्परिवर्तन के सब जीन्स एक ही रूप में पाए जाते और कोई अलील्स नहीं होते। सबसे महत्वपूर्ण, वातावरण में परिवर्तन के अनुसार जीव अपने आप को उसके अनुसार, वातावरण में परिवर्तन के अनुसार ढाल नहीं पाता, उसका अनुकूलन या रूपांतरण नहीं हो पाता। कुछ स्तर पर उत्परिवर्तन आवश्यक है, परंतु अधिक मात्रा में ये हानिकारक है, क्योंकि वंशानुगत सूचनाओं का संचरण नहीं हो पाएगा। उत्परिवर्तन को कई आधार पे वर्गीकृत किया गया है। किस आमाप पे के अनुसार उत्परिवर्तन हो रहा है, तो जीन में म्यूटेशन हो सकता है, जिससे पॉइंट म्यूटेशन कह सकते हैं, अथवा क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन हो सकता है। किस कारण से उत्परिवर्तन हो रहा है, उस आधार पे या तो स्वतः उत्परिवर्तन होता है या प्रेरित उत्परिवर्तन होता है। किस ऊतक में उत्परिवर्तन हो रहा है, इस आधार पे सोमैटिक उत्परिवर्तन होता है या जर्मिनल कोशिकाओं में उत्परिवर्तन होता है। किस दिशा में उत्परिवर्तन हो रहा है, इस आधार पे फॉरवर्ड म्यूटेशन और बैकवर्ड म्यूटेशन होता है। और जो फिनोटिपिक लक्षण है उस आधार पे वर्गीकृत करते हैं, तो डोमिनेंट उत्परिवर्तन होता है या रिसेसिव प्रभावी या अप्रभावी उत्परिवर्तन होता है। फिर जीव जीवित रह पाता है उसके सर्वाइवल पर निर्भर जो उत्परिवर्तन है, तो लीथल है जिसमें जीवित नहीं बचता है, और दूसरा है हानिकारक उत्परिवर्तन। ये कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा उत्परिवर्तनों को वर्गीकृत किया गया है। जीनोटाइप एवं फिनोटाइप। जीनोटाइप किसी भी व्यष्टि में उपस्थित पूर्ण जीन का समूह उस व्यष्टि का जीनोटाइप होता है, जबकि फिनोटाइप लक्षण समष्टि, जो हम उसके लक्षण या गुण देख सकते हैं। तो किसी भी व्यष्टि के कार्यात्मक एवं भौतिक लक्षणों की उपस्थिति को उसकी लक्षण समष्टि अथवा फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप ये दर्शाता है कि किसी भी व्यष्टि में एक जीन अथवा कुछ जीनों में उत्परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं हुआ है, यदि वो म्यूटेंट है। और जबकि फिनोटाइप उस जीनोटाइप के भौतिक एवं कार्यात्मक प्रभावों को दर्शाता है। उत्परिवर्तन अप्रभावी रिसेसिव अथवा प्रभावी डोमिनेंट हो सकता है। जीवों में जेनेटिक भिन्नता होती है, उनकी कोशिकाओं में कोशिकाओं में क्रोमोसोम का एकल समूह हो सकता है, एक समूह हो सकता है, जैसा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिन जीवों में क्रोमोसोम की 2 प्रतियां होती हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए जटिल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत आते हैं। जीन विभिन्न रूपों में पाया जा सकता है। सामान्य रूप, जिसे हम वाइल्ड टाइप कहते हैं, और दूसरा है उत्परिवर्ती रूप, जिसे हम म्यूटेंट जीन कहते हैं। जीन के भिन्न रूपों को वाइल्ड टाइप या म्यूटेंट को हम अलील्स कह सकते हैं। डिप्लॉइड जीवों में 2 प्रतियां जीन्स की होती हैं, और यदि दोनों समान अलील्स हैं, एक प्रकार के हैं, तो हम उन्हें होमोजाइगस कहते हैं। और यदि ये भिन्न प्रकार के अलील्स हैं, तो उस परिस्थिति को हम हेट्रोजाइगस
कहते हैं। अप्रभावी उत्परिवर्तन वह है जिसमें दोनों अलील्स को उत्परिवर्ती होना चाहिए, तभी लक्षण समष्टि दिखती है। रिसेसिव दोनों अलील्स रिसेसिव होंगे तभी जो है फिनोटिपिक कैरेक्टर दिखेगा। अर्थात व्यष्टि को म्यूटेंट एलील के लिए होमोजाइगस होना चाहिए, तभी म्यूटेंट फिनोटाइप दिखेगा। इसके विपरीत प्रभावी उत्परिवर्तन का प्रभाव व्यष्टि के हेट्रोजाइगस अवस्था में भी दिखता है। यहाँ पे डायग्राम के द्वारा यही दिखाया गया है। ये रिसेसिव म्यूटेशन है। यहाँ पे एक सामान्य अलील है और दूसरा म्यूटेंट अलील है, परंतु जो फिनोटाइप है वो नॉर्मल है, अर्थात जो म्यूटेंट है, म्यूटेशन हुआ है, वो अप्रभावी म्यूटेशन है। और जब दोनों म्यूटेंट अलील होते हैं तभी उसकी लक्षण समष्टि या फिनोटाइप म्यूटेंट होता है। जबकि डोमिनेंट म्यूटेशन में, प्रभावी म्यूटेशन में, ये एक सामान्य अलील है परंतु दूसरा म्यूटेंट अलील है, परंतु म्यूटेंट अलील क्योंकि प्रभावी है इसलिए जो लक्षण समष्टि या फिनोटाइप है वो म्यूटेंट होती है। वाइल्ड टाइप अलील हम उसे कहते हैं जिसमें जीन जो वाइल्ड टाइप का है, जो भी वो प्रोटीन बना रहा है, वो सिलेक्शन के समय अपने ऑप्टिमल सक्रियता के कारण, अनुकूलतम परिस्थितियों में अधिकतम सक्रियता के कारण कई जनरेशन्स तक उसका चयन किया गया है और सबसे अधिक कार्यात्मक रूप वह दर्शाती है। ऊतक के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर या तो सोमैटिक कोशिकाओं में उत्परिवर्तन हो सकता है अथवा जर्माइनल कोशिकाओं में उत्परिवर्तन हो सकता है। सोमैटिक म्यूटेशन वह उत्परिवर्तन है जो शरीर की सोमैटिक कोशिकाओं अथवा नॉन रिप्रोडक्टिव कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। ये उत्परिवर्तन केवल सोमैटिक कोशिकाओं में ही स्थायी रहेगा। जो आरंभिक सेल लाइन जिसमें उत्परिवर्तन हुआ है उससे प्राप्त हुई है, जैसे त्वचा की एक कोशिका में यदि उत्परिवर्तन हुआ है तो उस कोशिका से जो अन्य कोशिकाएं बनेंगी उसमें ही वो उत्परिवर्तन दिखेगा। परंतु अलैंगिक प्रजनन करने वाली जो स्पीशीज है उनकी संतति प्रोजेनी में अगली संतति में प्रेषित हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है ये म्यूटेशन, क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही हैं। उदाहरण के लिए डिलीशियस एप्पल एवं नेवल ऑरेंज, इनके अच्छे गुण के लिए इनका चयन हुआ। ये इनके अच्छे गुण एक कोशिका में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के कारण उत्पन्न हुए थे और ये जो एक सेल से ये कोशिका प्रजनन के द्वारा शाखा बनी और इस शाखा का वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा ग्राफ्ट एवं बडिंग के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया गया, जिससे इस म्यूटेशन के कई सारी प्रोजेनीज बनी। फिर जर्माइनल म्यूटेशन है, जब उत्परिवर्तन जर्म कोशिका अथवा रिप्रोडक्टिव कोशिका में होता है तो उसे जर्माइनल म्यूटेशन कहते हैं। यदि ये प्रभावी है, डोमिनेंट उत्परिवर्तन है, जर्म सेल में होता है तो उसका प्रभाव तुरंत संतति में अभिव्यक्त होता है। परंतु यदि ये रिसेसिव अप्रभावी है तो उसका प्रभाव डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अस्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए दोनों रिसेसिव अलील्स चाहिए तभी वो फिनोटाइप दिखेगा। यदि उत्परिवर्तन गमीट में हुआ है तो केवल एक सदस्यीय उत्परिवर्ती जीन उसमें उपस्थित होगा, परंतु यदि ये गोनियल कोशिकाओं में हुआ है तो गोनियल कोशिकाओं से जितने गमीट्स बन रहे हैं उन सब में ये म्यूटेंट जीन उपस्थित होगा, जिससे उत्परिवर्तन के प्रेषित होने की संभावना बढ़ जाती है। लैंगिक प्रजनन करने वाली स्पीशीज में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली स्पीशीज में केवल जर्माइनल उत्परिवर्तन ही अगली पीढ़ी में प्रेषित होता है, अर्थात वंशानुगत होता है। प्रभावी जर्माइनल उत्परिवर्तन का उदाहरण छोटे पैरों वाले लैम्ब हैं।